नमस्कार है। जय हिंद है। आप सबको नमस्कार है, जय हिंद है। जिन्होंने चैट बॉक्स में भी लिखा है, नहीं भी लिखा है, तब भी नमस्कार है, जय हिंद है। आज का टॉपिक हम सारों के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने ज्यादा लोग अपनी वीडियोस को ऑन कर पाएंगे उतना ही मेरे को ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप सारों को देख के और ज्यादा बातें करने में। आज का जो टॉपिक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सारों को कि एक ओपन माइंड से, ओपन पर्सपेक्टिव के साथ समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप सब अपने अपने फील्ड में दिग्गज हैं और होंगे। मगर ये जो डिस्कशन आज हम करने लगे हैं, इसको अगर आप अपने फील्ड में, सिंस आप दिग्गज हैं, अगर आप वो सोच के अटेंड करेंगे तो शायद आप इसके पीछे की जो डेप्थ है वो नहीं समझ पाए। एंड इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब दिग्गज हैं, मगर थोड़ी देर के लिए कि सोच लो कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत रही होगी मार्केट में या इकोनॉमी हैपनिंग को समझने में, तभी हम आज इसको एक तरह से अटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए जब हम न्यूट्रल वे में समझने की कोशिश करेंगे, जो मैं आज एक्सप्लेन करने लगा हूं, तो आपको इसका बेनिफिट आने वाले समय में समझ आएगा। नॉर्मली जो नॉर्मल लोग होते हैं वो मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या मार्केट के अलावा इकोनॉमी की हैपनिंग्स को भी समझ नहीं पाते। एंड सिंस मार्केट्स का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट नहीं है, बॉन्ड मार्केट भी है, म्यूचुअल फंड मार्केट भी है, रियल एस्टेट मार्केट भी है, यानी कि हर तरह की मार्केट और हर तरह की इकोनॉमिक हैपनिंग्स को नॉर्मली लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं समझ पाते। एंड वो सारे के सारे पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस करते हैं, यानी कि मार्केट में कुछ इवेंट हो जाने के बाद, मार्केट में गिरावट हो जाने के बाद, मार्केट में एक तरह से रैली हो जाने के बाद, या कुछ इकोनॉमिक डाटा आ जाने के बाद, ये सारे लोग एक तरह से पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस करते हैं। वो पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस या तो कोई रिसर्च रिपोर्ट को देख के कर रहे होंगे, या किसी मीडिया चैनल के ऊपर पोस्टमार्टम एनालिसिस आ रहा होगा उसको देख रहे होंगे, या सोशल मीडिया चैनल जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे वहां पे पोस्टमार्टम एनालिसिस आ रहा होगा, हम उसको देख रहे होंगे, या कोई हम व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल में जुड़े होंगे तो पोस्टमार्टम एनालिसिस कर रहे होंगे, या हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स, या हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, हमारे फ्रेंड्स जिनसे हम एडवाइस ले रहे थे, हम उनसे भी पोस्टमार्टम एनालिसिस ले रहे होंगे कि मार्केट आज क्यों गिरी, मार्केट आज क्यों उठी, रिलायंस आज 2500 क्यों पहुंच गया, रिलायंस आज 2000 क्यों पहुंच गया, आज आईटी सेक्टर क्यों बढ़ रहा था, वगैरह 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 वगैरह। मार्केट में होने से पहले या इकोनॉमिक हैपनिंग होने से पहले, यानी कि जीडीपी का डाटा रिलीज कैसा होगा और उसके कारण मार्केट में क्या बिहेवियर होगा, या लेट से किसी बैंक के या किसी कंपनी के रिजल्ट्स क्या होंगे, उससे पहले हमें समझो कि उसका शेयर कहां मूव करेगा। यानी कि इकोनॉमिक हैपनिंग होने से पहले या मार्केट की हैपनिंग होने से पहले समझ अगर ना आए तो फिर ये सारे पोस्टमार्टम एनालिसिस का कोई फायदा नहीं। क्योंकि पोस्टमार्टम एनालिसिस तो एक्चुअली में हम किसी ना किसी चैनल को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कई यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो हमारे सामने लाइव इन्वेस्टिंग दिखा रहे होते हैं कि मेरे पास आज 50 लाख रुपए में लाइव इन्वेस्टिंग करूंगा, और अगले 3 दिन में वो कह रहे होंगे बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है। फिर 5-6 दिन क्या कह रहे होंगे मैं एवरेज करने लगा हूं। फिर अगले 7-8 दिन में कहेंगे बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है। फिर जब थोड़ी सी मार्केट उठ जाएगी वो कहेगी बस मार्केट तो बढ़ने लग गई है और ये बढ़ती चली जाएगी। यानी कि उनके स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं। आप अगर उनको आराम से फॉलो करेंगे, और ये सिर्फ सोशल मीडिया चैनल नहीं, यूट्यूब चैनल नहीं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, या इवन जो फ्रंट लाइन मीडिया है वहां पे भी यही सारी चीजें चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करती है। मोस्ट हम्बली, यानी कि बहुत हम्बल वर्ड से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले मैं भी यही करता था। बिफोर मैं एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के ट्रेजरी डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में जब तक मैं नहीं आया था, यानी कि उससे पहले मेरा भी करियर पाथ वाव था, गॉड्स ग्रेस। यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक, यानी कि फॉर्च्यून नंबर 1 कंपनी में, यूएस में, बॉस्टन में, $1 लाख का पैकेज अंदाजन 23.5 साल की उम्र में, रोल्स रॉयस या फेरारी गाड़ी चलाते हुए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा था मैं, मर्जर एक्विजिशन वैल्यूएशन। उससे पहले अर्नस्ट एंड यंग दुबई में 4 बेडरूम फ्लैट में और अटैच स्विमिंग पूल के साथ, और वहां पे भी अच्छी सैलरी के साथ, वहां पे भी मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा था, यानी मर्जर एक्विजिशन वगैरह। और उससे पहले ट्रेनिंग
पीडब्ल्यूसी यानी कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के साथ रही, और यानी कि वो सारा कुछ बहुत बढ़िया देखा, मगर मार्केट और इकोनॉमिक हैपनिंग्स नहीं समझ आती थी पहले से, हो जाने के बाद ही समझने की कोशिश करते थे। मगर जब ट्रेजरी डिपार्टमेंट में आए विद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो समझ आया मार्केट और इकोनॉमी किसी और रियलिटी से चलती, और वो रियलिटी जब तक हमें नहीं समझ आएगी हम गोल गोल घूमते रहेंगे कि मार्केट पता नहीं क्या कर रही है। और हम हमेशा यही कहते हैं मार्केट का कोई पता ही नहीं लगता, इकोनॉमी में पता नहीं क्या ही हो जाता है। और हम कई तरह की रिसर्च रिपोर्ट, मैक्रो एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसके बावजूद भी हमें कुछ क्लैरिटी थॉट प्रोसेस में नहीं आती। आज हम ये समझेंगे कि डेरिवेटिव्स मार्केट्स क्यों इंपैक्ट करती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को भी और इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी, एंड इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। पहला हमें यह अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मॉडर्न एज इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में या मार्केट्स में जो कोर जो चीज जिसके ऊपर हर मीडिया, सोशल मीडिया फॉलो करता है, यानी कि जिसको हम फंडामेंटल डाटा नंबर 1 कहते हैं, वो है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी से सारे वेरिएंट्स निकले हैं। जीडीपी बढ़ रही होगी तो महंगाई बढ़ रही होगी, जीडीपी घट रही होगी महंगाई घट रही होगी, कोर सेक्टर आउटपुट, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस, सर्विसेज सेक्टर की परफॉर्मेंस, ये सब इंटरलिंक्ड है जीडीपी के साथ। जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ का जो डाटा है वो सबसे फंडामेंटल डाटा है, जिसको हर इकोनॉमिस्ट, हर मार्केट एनालिस्ट, हर रिसर्च एक्सपर्ट, वो सब इस डाटा से ही कहानी अपनी शुरू करते हैं। जीडीपी पूरे वर्ल्ड की इस टाइम पे भी एक साल में $100 ट्रिलियन के करीब है, यानी कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए पूरे वर्ल्ड में, उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो $100 ट्रिलियन है, जिसमें से यूएस अंदाजन $24 ट्रिलियन, जिसमें से चाइना अंदाजन $15 ट्रिलियन, जिसमें जापान अंदाजन $5 ट्रिलियन, जिसमें इंडिया अंदाजन $3.5 ट्रिलियन। यानी पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है, जहां से पूरा डाटा एनालिसिस शुरू होता है, वो सारा डाटा एक तरह से एक साल में $100 ट्रिलियन बना। मगर एक ऐसी मार्केट है जिसको हम डेरिवेटिव्स मार्केट के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया कि है क्या, मैं उसके बारे में जिक्र अभी नहीं कर रहा कि क्या है, मगर मैं आपको सिर्फ परिचित करवा रहा हूं कि एक ऐसी बड़ी मार्केट है जिसको नामकरण दिया है डेरिवेटिव्स का। ये डेरिवेटिव्स मार्केट हर साल अंदाजन 1000 ट्रिलियन डॉलर्स के ज्यादा होती है। यानी कि जहां जीडीपी वर्ल्ड का $100 ट्रिलियन है, तो डेरिवेटिव्स 1000 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होता है। कभी 1200 ट्रिलियन डॉलर होता है, कभी 1500 ट्रिलियन डॉलर होता है, और कभी तो 2000 ट्रिलियन डॉलर भी होता है। और ये इतना ह्यूज डाटा, और डेरिवेटिव्स क्या है मैंने नहीं समझाया, मगर डेरिवेटिव्स का इतना ह्यूज डाटा, जो मार्केट है, इतनी जो ह्यूज मार्केट है, उसका जो डाटा है वो पब्लिश होता है www.bis.org। BIS क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मतलब, आपने आज तक ये सुना होगा कि हर सेंट्रल बैंक को जब पैसा चाहिए होता है तो नॉर्मली आपस में सेंट्रल बैंक्स कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे इंडिया में अगर बैंकों को पैसा चाहिए हो तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आपस में कोऑर्डिनेट करें, और अगर इनको पैसा नहीं मिलता तो ये आरबीआई के पास जाते हैं कि माई बाप पैसे की दिक्कत आ गई है, काइंडली पैसा दे दीजिए। ऐसे ही सोचो, वर्ल्ड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत हो तो बैंक ऑफ जापान के पास जाएगा, बैंक ऑफ जापान को पैसे की जरूरत हो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। यानी कि वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी पैसे का फ्लो ऑफ मनी, जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो एक दूसरे को लेंडिंग, बोरोइंग करते हैं। मगर खुदा ना खास्ता अगर किसी एक सेंट्रल बैंक को पैसा ना मिल पाए तो कहां जाएगा? वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएगा, सेंट्रल बैंक जाएगा अपने सेंट्रल बैंक के पास। आप सोच रहे हैं सेंट्रल बैंक का भी सेंट्रल बैंक होता है क्या? हाँ, इसको हम बोलते हैं बैंक ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड,
जिसको हम नामकरण के नाम से जानते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। यानी कि इसका मतलब ये, जब कभी भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए हो तो हम जापान की गवर्नमेंट से ले सकते हैं, हम यूएस की गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी ले सकते हैं, हम एशिया डेवलपमेंट बैंक से भी ले सकते हैं। मगर ये तो मैं बात कर रहा हूं अगर किसी देश की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए हो, मगर किसी देश के सेंट्रल बैंक को पैसा चाहिए हो तो मनी का जो फ्लो है वो सेंट्रल बैंक्स के बीच में आपस में चलता है। यूरो का फ्लो, पाउंड का फ्लो, डॉलर का फ्लो, येन का फ्लो, स्विस फ्रैंक का फ्लो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का फ्लो, न्यूजीलैंड डॉलर का फ्लो, कोई भी करेंसी का फ्लो सेंट्रल बैंक्स का आपस में चलता है। और सेंट्रल बैंक का अगर आपस में फ्लो में गड़बड़ी हो जाए तो उस गड़बड़ी को मैनेज करने के लिए उन बैंक सेंट्रल बैंक्स का बैंकर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और ये जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं, बट ऑब्वियस है हर देश का सेंट्रल बैंक है, तो हर देश के अंदर जितना डेरिवेटिव्स हो रहा होता है तो वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक्स अपने अपने देश का कंपाइल्ड वर्जन ऑफ डेरिवेटिव्स इस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को बताते हैं। और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट अपनी वेबसाइट पे ये सारा जो कलेक्टेड डाटा होता है डेरिवेटिव्स का, कि हर देश में कितना डेरिवेटिव्स हुआ, शेयर मार्केट में कितना हुआ, कमोडिटी में कितना हुआ, करेंसी में कितना हुआ, इंटरेस्ट रेट में कितना हुआ, यूरो में कितना हुआ, पाउंड में कितना हुआ, डॉलर में कितना हुआ, येन में कितना हुआ, वगैरह 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 वगैरह, कितना ऑयल में हुआ, गोल्ड में हुआ, सिल्वर में हुआ, कॉपर में हुआ, कोल में हुआ, चने में हुआ, चीनी में हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। कौन सी शेयर मार्केट में कितना हुआ, नैस्डैक में कितना हुआ, डाउ में कितना हुआ, एसएनपी में कितना हुआ, हैंग सेंग में कितना हुआ, कॉस्पी में कितना हुआ, निकी में कितना हुआ, निफ्टी में कितना हुआ, सेंसेक्स में कितना हुआ, ये सारा डाटा कंपाइल करके दिया जाता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को, और वो अपनी वेबसाइट में छापता है। इतना ह्यूज डाटा होता है कि इवन बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट भी हर साल नहीं छाप पाता है, उसको भी छापने में 3 साल लग जाते हैं। इसलिए वो लिखता है वहां पे ट्राइनियल सर्वे है जी, ट्राइनियल डाटा है जी, इतना डाटा, ह्यूज डाटा है जी। और ये डाटा पिछला लेटेस्ट जो पब्लिश हुआ है 2022 का पब्लिश हुआ, एंड उस डाटा में भी मेंशन्ड है कि डेरिवेटिव्स जो वर्ल्ड में हुआ, हर साल की बात कर रहा हूं, अंदाजन 1000 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हुआ। आप हैरान होंगे, वहां पे एक डाटा तो ये भी कहता है कि एवरेज डेली जो डेरिवेटिव्स हुआ, एवरेज डेली जो डेरिवेटिव्स हुआ वो अंदाजन 8 ट्रिलियन डॉलर हुआ। आप कहोगे 8 ट्रिलियन डॉलर एवरेज डेली, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वर्किंग डेज के साथ, 104 दिन की छुट्टियां निकाल दूं सैटरडे संडे, तो आप सोचो ये तो अंदाजन 1600 से ज्यादा, यानी कि 2000 ट्रिलियन डॉलर छप जाएगा मोटा मोटा। मगर मैं तो फिर भी एक कंजर्वेटिव फिगर बोल रहा हूं, 1000 ट्रिलियन डॉलर्स का डेरिवेटिव्स होता है एक साल में, जहां पे वर्ल्ड में एक साल में जो जीडीपी होती है, यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी जो फाइनल वैल्यू है वो 100 ट्रिलियन डॉलर्स है। आप सोच रहे हो कि डेरिवेटिव्स भला क्या है? अभी मैं डेरिवेटिव्स मार्केट नहीं समझा रहा, मगर आपको परिचित करवा रहा हूं कि कोई ऐसी मार्केट है जिसको जाने बगैर हम जीडीपी यूडीपी जितना मर्जी कर ले, कुछ समझ नहीं आएगा। हम जितनी मर्जी इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक डाटा सब इकट्ठा कर लें, कुछ समझ नहीं आएगा। हम जितना मर्जी मार्केट की उथल पुथल को कोशिश कर लें, समय शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, ऑयल में, कॉपर में, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इनके ऊपर माई बाप चल रहा है, और वो माई बाप का नाम है डेरिवेटिव्स मार्केट। यानी कि पावरफुल स्टेटमेंट नंबर 1, डेरिवेटिव्स मार्केट जो वर्ल्ड की डेरिवेटिव मार्केट है, वो वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट्स की उथल पुथल कर देती है। और यही डेरिवेटिव्स मार्केट, सिंस वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट्स को उथल पुथल कर देती है, तो यही डेरिवेटिव्स मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी उथल पुथल कर देती है, इकोनॉमिक डाटा को भी उथल पुथल कर देती है। आप कहोगे कैसे? समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 से। यानी पॉइंट नंबर 1 तो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट मैंने दी कि डेरिवेटिव्स मार्केट जो कि 10 गुना ज्यादा बड़ी है वर्ल्ड की जीडीपी से ज्यादा, वो अल्टीमेटली इंपैक्ट करती है वर्ल्ड की ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को भी, और वर्ल्ड की इकोनॉमिक डाटा को भी, वर्ल्ड की बिजनेस परफॉर्मेंस को भी,
आप सोच रहे हो क्यों, कैसे, समझते हैं इसको। स्टेटमेंट नंबर 2, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या मैं यूं कहूं जीडीपी। जीडीपी अल्टीमेटली क्या है? जीडीपी एक तरह से सारे सेक्टर्स का डाटा का परफॉर्मेंस इकट्ठा किया गया। 3 सेक्टर्स हैं, हम सारों को पता है। एक है मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और एक है सर्विसेज। यानी कि 3 सेक्टर हैं और इन तीनों सेक्टर के अंदर कई तरह की कंपनीज होंगी। मैन्युफैक्चरिंग में अंदर कई कंपनीज होंगी, एग्रीकल्चर के अंदर कई कंपनीज होंगी, सर्विसेज के अंदर कई कंपनीज। ये सारी कंपनीज का जो परफॉर्मेंस होगा, बिजनेस परफॉर्मेंस होगा, वो बिजनेस परफॉर्मेंस अल्टीमेटली उस सेक्टर का परफॉर्मेंस बनाएगा और उस सेक्टर का सारों का परफॉर्मेंस का इकट्ठा करके इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस का डाटा रिलीज होता है। आई होप ये सब आप सब समझते होंगे। और ये सब बिजनेस परफॉर्मेंस करने के लिए, जीडीपी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। यानी पैसे के बगैर तो बिजनेस परफॉर्म नहीं कर सकते, पैसे के बगैर तो इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर सकती। यानी पैसा का मतलब मनी फ्लो, यानी कि मनी फ्लो यानी कि पैसे का फ्लो। और पैसा आपको किसी भी रूप में चाहिए हो सकता है, डेट के रूप में भी हो सकता है, लोन, और इक्विटी के रूप में भी हो सकता है, यानी कि शेयर मार्केट। यानी डेट हो, इक्विटी हो, प्राइवेट इक्विटी हो, क्वासी इक्विटी हो, भाई जो मर्जी नामकरण दे दो, पैसा ही तो है। और ये पैसा ही तो सारे बिजनेसेस को चलाएगा, और बिजनेसेस चलेंगे तो सेक्टर्स चलेंगे, सेक्टर्स चलेंगे तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आएगी, जिसके आप डाटा देख रहे होते हैं। और ये जो फ्लो ऑफ मनी है, ये तो पिछले 80 ईयर्स से यूएस ही तो मैनेज कर रहा था। क्योंकि 80 साल से यूएस ने पहले 1945 में क्या बोला कि वर्ल्ड में सारा गोल्ड मेरे पास है, तो करेंसी मैं छापूंगा गोल्ड के बदले, और आप सारों की करेंसी मेरी करेंसी के साथ पैक्ड है। यानी कि आपके करेंसी का फ्लो, आपके देश के अंदर करेंसी कितनी छपेगी, मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं जितना छापूंगा उसके हिसाब से तुम छापोगे। क्योंकि मेरे पीछे गोल्ड है तो तुम्हारे पीछे भी गोल्ड होगा, और अगर नहीं है तो डोंट वरी, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मेरे पीछे गोल्ड है। यानी कि या तो आपके पीछे गोल्ड हो का मतलब या तो आपके पीछे गोल्ड स्टैंडर्ड हो, और अगर आपके पीछे गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पीछे तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। 1945 में यूएस ने ऐसा कर दिया, एंड 1971 तक उसने ऐसा ही करा रखा, और यानी कि वर्ल्ड का जो करेंसी फ्लो था वो यूएस ही डिसाइड कर रहा था। 1971 में यूएस ने एक अचानक ही कह दिया कि भाई साहब जितना गोल्ड मेरे पास है, अब ये गोल्ड का फिजिकल ट्रांसफर नहीं होएगा, और मैंने अगर ज्यादा करेंसी छाप भी दी हो तो भूल चूक माफ है, क्योंकि वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी तो मैं हूं। वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है वो तो मैं ही हूं, वर्ल्ड में जो छपते डॉलर हैं वो तो मैं ही हूं। एंड बाय द वे, हमने इसके ऊपर कई बार वेबिनार्स करे हैं, और हम कंटिन्यूइंग सीरीज में वेबिनार्स भी कर रहे हैं। एंड उसी में हमने ये भी डिस्कस किया था कि यूएस ने 1971 में के बाद 1971 के बाद एक सिस्टम इवॉल्व किया, उसको नामकरण देते हैं यूरो डॉलर सिस्टम। देखो, ये जो यूरो डॉलर सिस्टम है, इसका मतलब यूरो वर्सेस डॉलर नहीं है, यानी कि यूरो डॉलर करेंसी पेयर नहीं है। यूरो डॉलर सिस्टम का मतलब है कि डॉलर यूएस के जब बाहर निकलता है, यानी कि डॉलर जो यूएस की करेंसी है, जब वो यूएस के बाहर निकलता है उसको हम यूरो डॉलर बोलते हैं। और यूएस ने बड़ी स्मार्टली 1971 के बाद क्या किया, उसने कहा वर्ल्ड में कहीं पे भी एक्सपेंशन होगा, वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी के अंदर, कोई भी सेक्टर के अंदर, कोई भी बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना होगा, उसको डॉलर चाहिए होगा, उसको अपने बैंक से जाके डॉलर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको ग्लोबल इकोनॉमी में अगर जिंदा रहना है, ग्लोबल इकोनॉमी में अगर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ग्लोबल इकोनॉमी में अगर उसको लोन लेना है, ग्लोबल इकोनॉमी में अगर उसको मनी फ्लो चाहिए होगा, उसको डॉलर चाहिए होगा। और अगर डॉलर चाहिए होगा तो डॉलर छापना तो मेरे पास है, मगर मैं आपको सप्लाई मारूंगा। और आप सबकी इकोनॉमीज के अंदर, आप सबके सेक्टर्स के अंदर, आप सबकी कंपनीज की परफॉर्मेंस आपके मनी फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है, और जो मनी फ्लो है वो तो डॉलर से ही शुरू होगा। यानी इसका मतलब यूरो डॉलर सिस्टम से उसने एक तरह से
इनडायरेक्टली वर्ल्ड की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कब्जा कर लिया। इसका मतलब ये, हालांकि हम यहाँ पे आजकल वेबिनार्स भी कर रहे हैं कि कैसे ये डॉलर का दबदबा वर्चस्व टूट रहा है, और अगर टूट रहा है वर्चस्व तो उसके कारण इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में तो बहुत उथल पुथल होने वाला है। क्योंकि अभी तक तो स्टेबिलिटी चल रही थी, मगर अब उथल पुथल होगा तो अब तो और ज्यादा भयानक होगा, और ज्यादा इकोनॉमीज हिलेंगी, बैंक्स हिलेंगे, बिजनेसेस हिलेंगे, मार्केट्स हिलेंगी। एंड यहां पे जो करेंसी है, जो यूएस सप्लाई कर रहा है यानी कि डॉलर, उस डॉलर की सप्लाई के कारण यूरो का सप्लाई भी हिलता है, पाउंड का सप्लाई भी हिलता है, कैनेडियन डॉलर का भी हिलता है, स्विस फ्रैंक का भी हिलता है, येन का भी हिलता है, साउथ अफ्रीकन रैंड का भी हिलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी हिलता है, न्यूजीलैंड डॉलर का भी हिलता है, सिंगापुर डॉलर का भी हिलता है, जापानीज येन का भी हिलता है। हर करेंसी का हिलता है। किसके कारण? यूएस डॉलर के करेंसी सप्लाई के कारण। और बट ऑब्वियस है, ये जो करेंसी का सप्लाई होता है जिस इकोनॉमी में या जिस मार्केट में, वहीं पे तो उसकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। क्योंकि पैसा ही तो फ्लो है, पैसे का ही तो फ्लो है जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हिला डालता है या मार्केट परफॉर्मेंस को हिला डालता है। और ये पैसे का फ्लो चला कौन रहा था? इतने सालों से यूएस चला रहा था। और ये जो फ्लो ऑफ मनी है, मैंने दोबारा जिक्र कर रहा हूं, ये डेट भी हो सकता है। और ये जो डेट है, कंट्री का डेट भी हो सकता है, कंपनी का डेट भी हो सकता है। यानी कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का जो डेट होगा वो भी फॉरेन करेंसी में हो सकता है, और हिंदुस्तान में कई कंपनीज हैं, उनका भी डेट होगा, फॉरेन करेंसी में हो सकता है। और अगर आप सोचो फॉरेन करेंसी में नहीं है, अगर रुपी में है, रुपी छाप कौन रहा है? आरबीआई। और आरबीआई किस बलबूते पे छाप रहा है? डॉलर के फ्लो के ऊपर, यूरो डॉलर सिस्टम। यानी कि M1, M2, M3, यानी कि मनी सप्लाई जो है इनडायरेक्टली वर्ल्ड का कोई भी सेंट्रल बैंक छाप रहा है। मद्देनजर ये रखा जाता है माई बाप कितना छाप रहा है, माई बाप का पैसा कहां जा रहा है, माई बाप की हालत क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि इस वर्ल्ड में माई बाप टूटता हुआ दिख रहा है, मगर माई बाप टूटता हुआ दिख रहा है, इसके कारण तो और उथल पुथल होगी। और समझना जरूरी है कि माई बाप अगर उथल पुथल करेगा तो भाई साहब नया माई बाप या बास्केट ऑफ माई बाप कौन पैदा हो रहे हैं, जिसके ऊपर खैर हम सेपरेटली वेबिनार की सीरीज कर भी रहे हैं। मगर यहां पे हम ये समझ रहे हैं कि करेंसी का जो फ्लो है वो आपके देश का और कंपनी के डेट को और इक्विटी की पोजीशन को चेंज करता है, और साथ में आपके देश की और आपकी कंपनी की ट्रेड की पोजीशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज आना जाना, उसको भी हिलाता है। यानी कि अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि करेंसी का फ्लो हिलता है तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हिलती है, करेंसी का फ्लो हिलता है, मार्केट परफॉर्मेंस हिलती है। और तो और मैं क्या बोलूं, आरबीआई भी तो डॉलर खरीदता और डॉलर बेचता है, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई इंटरवेंशन। तो आरबीआई भी इंटरवेंशन कब करता है? जब हिंदुस्तान में ज्यादा डॉलर आए तो आरबीआई कहता है हो ज्यादा डॉलर आ गए यार, डॉलर खरीदने पड़ेंगे। और जब हिंदुस्तान से डॉलर जा रहे होते हैं, वो कहता है ओहो डॉलर जा रहे हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ऐसा करता है डॉलर को बेचना शुरू कर देता हूं। यानी कि आरबीआई जैसे कर रहा है वैसे बैंक ऑफ जापान कर रहा होगा, ऐसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक कर रहा होगा, ऐसे हर वर्ल्ड का, हर कंट्री का, हर सेंट्रल बैंक भी कर रहा होगा। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूएस के करेंसी फ्लो के कारण अल्टीमेटली पूरा वर्ल्ड हिल रहा है, मनी सप्लाई पूरा हिल रहा है। तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 2 देने की कोशिश कर रहा हूं। करेंसी मार्केट अगर हिलती है तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हिल जाती है और मार्केट परफॉर्मेंस हिल जाती है। तो करेंसी की जो मूवमेंट है, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन वगैरह वगैरह, इसको कौन हिलाता है? करेंसी डेरिवेटिव्स। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हुआ? करेंसी डेरिवेटिव्स जो है वो करेंसी मूवमेंट को हिलाता है। और अगर करेंसी मूवमेंट हिलता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस, सेक्टर परफॉर्मेंस सब हिल जाता है। जैसे कि येन हिल जाए तो मारुति का शेयर हिल जाएगा, यूरो हिल जाए तो टाटा मोटर्स हिल जाएगा, चाइनी का युआन हिल जाए तो टाटा स्टील हिल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन का डॉलर हिल जाए तो यहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा हिल जाएगा। आप सोच रहे ऐसे? कमाल है। यानी कि इसका मतलब ये, इकोनॉमी के करेंसी फ्लो के कारण यहां पे बिजनेसेस के फ्लोस चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जब करेंसीज हिलती हैं
तो बिजनेसेस के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वगैरह वगैरह की जो बिलिंग होती है, उन करेंसीज की फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है और उनके बिजनेस परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करते हैं। बिजनेस फ्लक्चुएट करता है, बिजनेस परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो फ्लक्चुएट करेगी ही करेगी। और हम सब आम आदमी क्या करते हैं? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के डाटा की वेट करते हैं। हम सब आम आदमी बिजनेस के फाइनेंशियल्स छपने की वेट करते हैं, और उससे पहले ही मार्केट हिल रही होती है, उसके परफॉर्मेंस हिल रहा होता है, और मार्केट को हिलाने वाला, करेंसी मार्केट को हिलाने वाला करेंसी डेरिवेटिव्स होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 थी ये। स्टेटमेंट नंबर 3, ये जो करेंसी है, ये जो फ्लो हो रही है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में, ये जो करेंसी की भी तो कॉस्ट है, छपने की भी तो कॉस्ट है। इंटरेस्ट रेट जिसको कहते हैं, जैसे आरबीआई का रेपो रेट तो आप जानते ही, मगर आरबीआई का रेपो रेट तो डिपेंड करता है यूएस के फेडरल ओपन मार्केट्स कमेटी का रेट के हिसाब से। एफओएमसी रेट बढ़ाएगा तो आरबीआई भी बेचारा हिलता है, बैंक ऑफ जापान भी हिलता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी हिलता है, सारा वर्ल्ड हिलता है, क्योंकि भाई साहब यूएस अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। यूएस इंटरेस्ट रेट घटाता है तो वर्ल्ड पूरा फिर हिल जाता है, यूरोप हिल जाता है, यूके हिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया हिल जाता है, वगैरह वगैरह। और अगर यूएस के इंटरेस्ट रेट्स हिलते हैं तो वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट्स हिलते हैं, तो इसके कारण ये तो हो गया आज के इंटरेस्ट रेट्स हिल रहे हैं, फ्यूचर के भी तो इंटरेस्ट रेट्स हिल रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं यील्ड कर्व हिल रहा है। यील्ड कर्व हिलने का मतलब इंटरेस्ट रेट कर्व्स हिल रहे हैं, जैसे कि लाइबोर कर्व, जिसको लाइबोर को आजकल हम सॉफर सॉफर कर रहे हैं। मतलब मोटी मोटी बात क्या है? इंटरेस्ट रेट कर्व्स हिलते हैं, इंटरेस्ट रेट्स हिलते हैं, इंटरेस्ट रेट हिलते हैं तो जो बिजनेसेस हैं, जो बोरोइंग करने जाता है अपने बैंक के पास, उसके भी तो इंटरेस्ट रेट हिल जाएंगे, उसका भी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हिल जाएगा, उसका डेट का कॉस्ट हिल जाएगा, और उसका इक्विटी का भी कॉस्ट हिल जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर क्या कहेगा? भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अपने को डिविडेंड थोड़ा ज्यादा देना है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़िया कर दे, नहीं तो मैं तेरे शेयर में नहीं लगाऊंगा, मैं इससे अच्छा आराम से जाके डेट में लगाया तो एफडी ही करवा देता हूं। यानी कि इसका मतलब ये, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के कारण बिजनेसेस की परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है, और बिजनेसेस की परफॉर्मेंस चेंज होती है तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो चेंज होगी ही होगी। और इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट कौन करता है? इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। ये स्टेटमेंट नंबर 3 है। इसी स्टेटमेंट से पहले मैं जरा 2-3 चीजें और जिक्र करता हूं। ये जो करेंसी डेरिवेटिव्स है, जो करेंसी को हिला रहा है, करेंसी जो आज हिल रही है, मगर करेंसी डेरिवेटिव्स कहां पे हो रहा है? आज तो हो नहीं रहा, फ्यूचर के लिए हो रहा है। फ्यूचर आज हो रहा है मगर फ्यूचर के लिए हो रहा है, फ्यूचर टाइम के लिए हो रहा है, आने वाले समय के लिए हो रहा है। क्योंकि जो डेरिवेटिव्स होता है वो आज होता है, मगर होता कब के लिए है? फ्यूचर में, आने वाले समय के लिए। तो अगर डेरिवेटिव्स, मैंने डेरिवेटिव्स आपको नहीं समझाया कि क्या है, मगर कुछ ऐसी बड़ी मार्केट है, जो इतनी बड़ी मार्केट है, जो वर्ल्ड की जीडीपी का 10 टाइम्स तो मिनिमम है, और ये जो डेरिवेटिव्स है वो जो आज होता है, और ये इंपैक्ट फ्यूचर को करता है, फ्यूचर के टाइम को करता है। तो करेंसी डेरिवेटिव्स में जैसे क्या क्या होता है? फॉरवर्ड्स होते हैं, ऑप्शंस होता है, ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे कि जो नॉर्मली हमने पढ़ी नहीं होती। ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज जैसे टान स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेंज अक्रूवल होते हैं, रेंज फॉरवर्ड होते हैं, रेंज एक्स्ट्रा होते हैं, फेडर रेशियो होता है, स्ट्रिप लीवरेज होता है, नॉक इन नॉकआउट होता है, वन टच होता है, डबल वन टच होता है। ये सब ऐसी ऐसी भाषा में आपके साथ यूज कर रहा हूं कि नॉर्मली ये पढ़ाया, सिखाया, गुनगुनाया, दिखाया, या इवन सुनाया भी नहीं जाता। और जो सुनाने पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बटरफ्लाई करते हैं, स्ट्रैडल करते हैं, स्ट्रैंगल करते हैं, वगैरह वगैरह, और उसका कोई पॉइंट या वजूद नहीं होता मार्केट। और ये जो करेंसी डेरिवेटिव्स हो रहा है, यानी कि करेंसी डेरिवेटिव्स
जो नॉक इन नॉकआउट, वन टच, डबल वन टच जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जो कि आज हो रहा है मगर फ्यूचर के लिए हो रहा है, वो आने वाले समय की करेंसी मूवमेंट को तो हिलाएगा ही हिलाएगा, आज भी हिलाएगा और फ्यूचर में भी हिलाएगा। तो उसके कारण क्यों नहीं बिजनेस का परफॉर्मेंस हिलेगा, और अगर बिजनेस का परफॉर्मेंस हिलेगा तो क्यों नहीं इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस हिलेगा। और ऐसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स होते हैं, फ्लोटिंग टू फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड टू फ्लोटिंग होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कर्व्स चेंज होते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट कर्व्स चेंज होते हैं तो यील्ड कर्व चेंज होगा, और अगर यील्ड कर्व चेंज होगा तो बॉन्ड मार्केट की परफॉर्मेंस भी तो चेंज होगी। और हम क्या करते हैं, बॉन्ड में लगाते सो जाते हैं, हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। यानी कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स भी इंटरेस्ट रेट को हिलाता है, और इंटरेस्ट रेट अगर हिलेंगे तो कॉस्ट, बिजनेसेस की कॉस्ट हिलेगी, और अगर बिजनेसेस की कॉस्ट हिलेगी तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हिलेगी। और हम क्या करते हैं, हम आम आदमी इकोनॉमिक डाटा को देखते हैं, जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ रेट, कोर सेक्टर आउटपुट, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो तो हो गया, वो तो होने के बाद छपा। हम बिजनेसेस के फाइनेंशियल्स देखते हैं, टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स आ गया, अरे हो गया, होने के बाद छपा। और मीडिया में वो परफॉर्मेंसेस के बारे में डिस्कशन हो रही होती है, अरे हो गया, होने के बाद छपा, उससे पहले होने वाला कुछ और ने खेल कर दिया। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है कमोडिटी डेरिवेटिव्स। कमोडिटी डेरिवेटिव्स यानी कि हर बिजनेस, हर बिजनेस को करने के लिए एटलीस्ट एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या चाहिए, धंधा करने के लिए कमोडिटी चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या चाहिए, चना, ज्वार, चीनी वगैरह 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 वगैरह। और मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटी को क्या चाहिए, कॉपर, आयरन, स्टील, ऑयल, सिल्वर भी तो चाहिए, गोल्ड भी चाहिए। यानी कि कमोडिटी के प्राइसेस अगर हिल जाएं तो बिजनेसेस की परफॉर्मेंस तो पक्का हिल जाएगी। अगर कॉपर हिल जाए, एल्यूमिनियम हिल जाए, स्टील हिल जाए, तो यहाँ पे सारे जितने भी टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ये सभी लेंगे, हिलेंगे। इसका मतलब ये, कोई भी कमोडिटी हिल जाए तो उसके रिस्पेक्टिव जो इनपुट ले रहा है, वो जो रॉ मटेरियल के तौर पर उस कमोडिटी को यूज कर रहा है, उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस हिल जाएगी। बिजनेस परफॉर्मेंस हिलेगी तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो हिलेगी। और कमोडिटी के प्राइसेस कौन हिलाता है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 4, कमोडिटी डेरिवेटिव्स इंपैक्ट करता है कमोडिटी मार्केट को। और अगर वो कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करता है तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स ही तो बिजनेसेस की परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और जीडीपी डाटा और वगैरह वगैरह सारों को हिला देता है। और हम सब आम आदमी क्या कर देते हैं, हम डाटा रिलीज होने के बाद डाटा पढ़ रहे होते हैं, किसी रिसर्च रिपोर्ट में, किसी मीडिया में, किसी सोशल मीडिया में, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, कि क्या आया डाटा, जीडीपी डाटा क्या आया, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या आया, कोर सेक्टर आउटपुट क्या आया, अरे वो जो कंपनी है उसके फाइनेंशियल्स क्या बने यार, इबिटा क्या बना, पैट क्या बना, सेल्स ग्रोथ क्या बना, रेवेन्यू ग्रोथ क्या बना वगैरह। अरे थकेले हो गया, होने के बाद कर रहे हो, उसके बाद तक तो मार्केट ने ऑलरेडी जितना करना था कर चुका। यानी इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 4, यहां तक रिकैप कर रहा हूं। स्टेटमेंट नंबर 1, डेरिवेटिव्स मार्केट इंपैक्ट करती है फाइनेंशियल मार्केट्स को। इसका मतलब ये, डेरिवेटिव्स मार्केट अगर फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला डाले तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो हिल ही जाएगी। स्टेटमेंट नंबर 2, ये पूरा जो खेल है, बिजनेसेस की जो परफॉर्मेंस है, इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है, करेंसी से चलती है, और करेंसी हिल जाए तो बिजनेस की परफॉर्मेंस हिल जाएगी। और करेंसी को हिलाने वाला कौन, करेंसी डेरिवेटिव्स। करेंसी डेरिवेटिव्स यानी कि करेंसी को हिलाता है, और करेंसी हिल जाए तो बिजनेसेस की परफॉर्मेंस हिल जाती है, और अगर बिजनेस की परफॉर्मेंस हिल जाए तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हिल जाती है। स्टेटमेंट नंबर 3, ये जो करेंसी का जो मनी फ्लो है वो इंटरेस्ट रेट से होता है, और अगर इंटरेस्ट रेट हिल जाए तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और बिजनेस परफॉर्मेंस हिल जाती है। और इंटरेस्ट रेट को हिलाने वाला कौन, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स यानी कि इंटरेस्ट रेट को हिला देता है, और इंटरेस्ट रेट हिल जाए तो बिजनेस परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हिल जाती है। स्टेटमेंट नंबर 4, कमोडिटी के प्राइसेस हिल जाएं तो बिजनेसेस की परफॉर्मेंस हिल जाती है, और बिजनेसेस की परफॉर्मेंस हिल जाए तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हिल जाती है। और एक कमोडिटी के प्राइसेस को हिलाने वाला कौन, कमोडिटी डेरिवेटिव्स। यानी कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स कमोडिटी के प्राइसेस हिला जाती है, और कमोडिटी प्राइसेस हिल जाएं तो बिजनेस और इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस हिल जाती है। स्टेटमेंट नंबर 4, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
और अल्टीमेटली घूम फिर के हम सारे किस चीज के शौकीन है? शेयर मार्केट के हम सब शौकीन हैं, यानी कि इक्विटी। ये सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? उन्होंने करेंसी ले ली, इंटरेस्ट रेट के ऊपर भाई साहब धंधा करना शुरू कर दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोरोइंग वगैरह सब कर दिया, कमोडिटी वगैरह सब कर दिया। अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं? अपने बिजनेस की इक्विटी वैल्यूएशन करने के लिए। अंबानी से लेके, अदानी से लेके, टाटा से लेके, बिरला से, और उन सारों के तो शेयर्स ही तो हम खरीद रहे हैं। हम सारे उनके शेयर्स खरीद रहे हैं, मगर ये सोचे बगैर कि जिस कंपनी के हम शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी को करेंसी डेरिवेटिव्स हिला रहा है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हिला रहा है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स हिला रहा है, मगर करेंसी डेरिवेटिव्स हमें आता नहीं है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हमें आता नहीं है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स हमें आता नहीं है, हम तो सिर्फ इक्विटी करने चले हैं। कैसे होगा? और इसीलिए 99% जो लोग हैं वो शरीफ आदमी है, वो कहते हैं यार हमें तो वैसे ही नहीं कुछ आता यार। ये नॉर्मली पता कौन है? ये नॉर्मली इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या वो हर आदमी है जो कहता है फाइनेंस तो हमने पढ़ा नहीं है, ना ही अपने को मार्केट समझ आती है। ये बहुत शरीफ लोग हैं। यानी कि 99% लोग कहते हैं भाई साहब शेयर मार्केट हमें आता नहीं, और ये डेरिवेटिव्स पता नहीं क्या क्या कर जा रहे हो, तो हम क्या करेंगे? हम म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। ओए होए होए, म्यूचुअल फंड किस में लगा रहा है? म्यूचुअल फंड भी तो शेयर मार्केट में लगा रहा है, म्यूचुअल फंड भी तो बॉन्ड मार्केट में लगा रहा है। म्यूचुअल फंड कोई अनोखा है क्या? वो भी तो ब्रोकर ही तो है। म्यूचुअल फंड कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ना है, म्यूचुअल फंड कोई रियल एस्टेट थोड़ना है, म्यूचुअल फंड कोई अलग हटती दुनिया थोड़ना है। म्यूचुअल फंड तो ब्रोकर है। वो भी कहां लगा रहा है? शेयर मार्केट में लगा रहा है। और शेयर मार्केट का तो बता रहा हूं, शेयर मार्केट को हिलाने वाला कौन? शेयर मार्केट जिस कंपनी के शेयर में आप लगा रहे हो उस म्यूचुअल फंड के थ्रू उस कंपनी की परफॉर्मेंस, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स सारों से हिल रही है, मगर वो अपने को नहीं आता। मगर हम शरीफ आदमी क्या सोचते हैं? हमें तो कुछ आता नहीं है, इसलिए हम म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हैं, इसलिए रिटर्न भी नहीं आएगा। एंड थोड़े से ज्यादा शरीफ हो जाएं और तो वही म्यूचुअल फंड वाला आदमी आएगा, वो कहेगा अरे सर म्यूचुअल फंड में कहां लगा रहे हो आप, थोड़ा पीएमएस करो सर हमारे साथ, हम आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज करें। मतलब सिंपल है, ये ज्यादा लूटेगा यार, ये और बड़ा ब्रोकर है, इसकी भूख और बड़ी है। 99% तो लोग ऐसे, रिमेनिंग 1% रह गए। ये 1% में 99% जो लोग है ना, 1% का 99% बोल रहा हूं मैं, ये जो 1% के 99% लोग हैं ना, ये 3 कैटेगरी में बंटते हैं। पहले वो जिनको लगता है कि उनको आता है, क्या क्या आता है? उनको आता है फाइनेंशियल्स पढ़ने। ये नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, किसी टॉप 20 स्कूल के एमबीए फाइनेंस, सीएफएस हैं, इनको फाइनेंशियल्स पढ़ने आते हैं, और इनको लगता है कि फाइनेंशियल पढ़ के रेशियोज निकाल के भाई साहब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूं। और इसमें कुछ तो और क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल्स के अलावा इंडस्ट्री का भी एनालिसिस करते हैं। ओह कमाल है यार, इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, वेरी गुड। फिर इकोनॉमी का भी एनालिसिस करते हैं, वेरी नाइस, वेरी नो डाउट वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मगर इंटेलिजेंस किस में है? टैक्सेशन में, ऑडिट में, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, वगैरह वगैरह वगैरह, मगर गलत लाइन पे घुस गया। जाना था वहां, पहुंच गए यहां, और फंडामेंटल एनालिसिस को लागू कर रहे हैं। अरे मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जितना भी डाटा आ रहा है पोस्टमार्टम डाटा है बॉस। बिजनेसेस की उथल पुथल होने के बाद आपके पास पब्लिश फाइनेंशियल्स आए हैं, ओए होए, फिर उसमें हम फॉरवर्ड पी और बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू पता नहीं क्या क्या करते हैं, और कुछ तो मीडिया वाले में भी लोग करवा रहे होते हैं। या कई बार हम क्या करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। ओहो, रिसर्च रिपोर्ट्स भी तभी छप के आई है जब कहानी हो चुकी है। तो ये तो एक कैटेगरी हो गया, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस करके नॉर्मली इनको पता होता है कि अंगूर खट्टे हैं, तो क्या बोलेंगे, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए हैं। उनको पता है मार्केट समझ नहीं आएगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उनको बस नाम पता है, ओ रिलायंस अच्छा है, रिलायंस में लगा लिया, एचडीएफसी बैंक और पक्का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। 2008 से लेकर 2017 तक रिलायंस 600 पे ही था। एचडीएफसी बैंक पिछले 2 साल से जहां पे है वहीं पे घूम रहा है। मारुति बेचारा पिछले 5 साल पहले 2016 में जो पीक लगाया था, आज तक वापस पीक पे नहीं आया। और ये कहानी इंफोसिस के साथ भी है, टीसीएस के साथ भी है, विप्रो के साथ भी है, और हर शेयर के साथ है। मगर भाई साहब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग कंपनी है,
और हम फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा लगाएंगे। ये हो गया 99%, जो 1% का 99% है, पहली कैटेगरी फंडामेंटल एनालिसिस का। दूसरे लोग, ये दूसरे लोग वो हैं जिन्होंने थोड़ा सा इक्विटी डेरिवेटिव सीख लिया, उनको पुट कॉल करना आ गया, फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट करना आ गया। ये सोचे बगैर कि जो इक्विटी डेरिवेटिव्स है ना, वर्ल्ड की डेरिवेटिव मार्केट का मात्र 2% है, मात्र 2%। कहां लिखा है? www.bis.org, वहां पे सारा डाटा लिखा है। इक्विटी डेरिवेटिव्स 2% है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स 2% है, करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ही तो 94% है। और अगर आपको डेरिवेटिव समझना है तो करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव समझना पड़ेगा, क्योंकि 94% तो वो है, 94% तो वो है। और अगर 94% करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव नहीं समझा तो इक्विटी डेरिवेटिव अगर आप समझ भी लोगे तो होगा कुछ नहीं। फर्क सिर्फ ये है, घुसोगे फंसोगे, घुसोगे फंसोगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और मजे वाली बात ये यार, स्टॉप लॉस ट्रिगर होके मार्केट वहीं जाती है जहां पे हमें पता था कि जाएगी। पता नहीं मेरा स्टॉप लॉस क्यों लगवाने आई, वो इसलिए लगवाने आई क्योंकि आपने इक्विटी डेरिवेटिव सीखा, और जैसे ही आपने थोड़ा सा और सीखा वो फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा और जो 99% जनता से ज्यादा, तो आप जैसे ही अपने आप को थोड़ा सियाना समझोगे, मार्केट भिगो भिगो के मारेगी। मार्केट को बड़ा मजा आता है, ऐसे लोग चाहिए उनको। क्यों? ज्यादा ब्रोकरेज मिलेगी उसको, ट्रेडर्स चाहिए उनको। और ये सारे इक्विटी डेरिवेटिव सीखने वाले लोग क्या करते हैं? टेक्निकल चार्ट्स के कोर्सेज करते हैं। ओए होए होए, टेक्निकल चार्ट्स कराने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जो कहते हैं जब तक मार्केट में घुसोगे नहीं ना, तब तक मार्केट में तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये बात अलग है, मार्केट में घुसते हैं तो घुस जाते हैं। तो एक कोर्स से काम नहीं चलता, फिर वो दूसरे कोर्स में जाता है, दूसरे कोर्स से काम नहीं चलता, तीसरे कोर्स में जाता है। एक्चुअली में लॉजिकली समझते हैं। हिंदुस्तान में किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्यूशन में डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ाया जाता, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट। और इक्विटी डेरिवेटिव जो पढ़ाने वाला ट्यूटर है, टीचर है, उसको खुद मार्केट समझ नहीं आती। बॉस किताबें खोल खोल के तो बेचारे इक्विटी डेरिवेटिव्स पढ़ा रहे होते हैं, डेरिवेटिव्स का जब चैप्टर खुलता है तो। ये बात अलग है कि वो पढ़ा पढ़ा के इतने एक्सपीरियंस हो गए कि उनको क्वेश्चन रट गए हैं। अपने को तो समझ है क्योंकि हमने देखी है फ्रेटर्निटी। तो जो ट्यूटर्स हैं भाई साहब, किताबें पढ़ा वो पता नहीं कैसे थ्योरेटिकल सवाल है, पढ़ा पढ़ा के सीए का एग्जाम तो क्लियर करवाते हैं, मगर उनको डेरिवेटिव्स नहीं आता है। तो सोचो अगर सीए ने सीए के दौरान पढ़ा ही नहीं तो उसको डेरिवेटिव्स वाकई में नहीं आता। सीएफए सेम कहानी है। सीएफए पढ़ाने वाला कौन है? ट्यूटर। कौन सा ट्यूटर? जिसने खुद तो सीएफए कर ली मगर सीएफए के बाद नौकरी नहीं लगी, उसने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर। वाह यार, कमाल की बात। तीसरा, एमबीए फाइनेंस। किसी भी बी स्कूल में, मैं तो ऑलमोस्ट सारे बी स्कूल में जाता ही हूँ सेशन लेने, किसी भी बी स्कूल में करेंसी इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स पढ़ाने के लिए ट्रेजरी वाला आदमी आता ही। तो जो प्रोफेसर है जो पढ़ा रहा होता है 30 साल पुरानी पीएचडी करके डेरिवेटिव्स पढ़ा रहा होता है, और उसको मार्केट समझ नहीं आती है, मगर उसको थ्योरी वाली किताब पूरी समझ आती है, क्योंकि किताब को पढ़ा 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 के 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसको। सोचो, सीए को पढ़ाया नहीं गया, सीएफए को पढ़ाया नहीं गया, एमबीए को पढ़ाया नहीं गया, तो भाई साहब कहीं टपके गया था कहीं से आदमी। इन्हीं में से तो लोग क्या करेंगे, इन्हीं में से कुछ लोग ट्रेनर बन जाते हैं। ओए होए होए। हाँ, ट्रेनिंग में पैसा मिलता है, उनका तो छप जाता है। जो ट्रेनिंग करने आता है उसको छपता नहीं है। और मजे वाली बात है, जब वो कोर्स करवा रहे होते हैं तो उस कोर्स के दौरान पता नहीं मार्केट में कैसे पैसा बन जाता है। वीडियोस बहुत अच्छी होती है, मगर जैसे ही मार्केट उथल पुथल होती है, और 80% टाइम तो मार्केट उथल पुथल होती है, स्टॉप लॉस हमारी लगते हैं और हम एक कोर्स से साथ छोड़ के दूसरे कोर्स में जाते हैं। ये 1% के 99% की सेकंड कैटेगरी। ये और खतरनाक वाले लोग हैं क्योंकि ये ज्यादा डुबाएंगे। और ये 1% की तीसरी कैटेगरी कौन है? उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ब्रोकिंग फर्म के टॉप नॉच के लोग हैं, या मीडिया को थोड़े थोड़े पैसे पहुंचा देते हैं तो वो मीडिया पे पहुंच के मीडिया का फेस बन जाते हैं, आओ शॉर्ट लॉन्ग करेंगे। इनके तो पैसे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया में होते होते इनके कॉन्टेक्ट्स बन गए हैं। मगर इनको सुन के तुम्हारे नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जब सुनाने आए हैं वो अपनी पोजीशन निकालने आए हैं, या वो मार्केट का जो मेकर है जिसने इसको मीडिया में पर्सनैलिटी बनाया है, ये उसकी पोजीशन को निकलवाने आया है। यानी कि इसके कॉन्टेक्ट्स बन गए, मगर आपके भाई साहब पैसे नहीं बनेंगे। और इनमें से ये जो कैटेगरी, जो तीसरी कैटेगरी है, जो यानी कि मीडिया पर्सनैलिटीज हैं, ये मीडिया पर्सनैलिटीज नॉर्मली पैसा बना के निकल।
और इसमें चौथी कैटेगरी यानी कि 1% की 99% की चौथी कैटेगरी वो कैटेगरी है जो नॉर्मली समझती है कि भाई साहब मेरे को टेक्निकल चार्ट्स आता नहीं, मेरे को फंडामेंटल आता नहीं, मेरे को भाई साहब ये भी नहीं आता है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं न्यूज के बेसिस पे भाई साहब पोजीशन ले लूं। ओए होए उसके घर में 24 घंटे न्यूज चल रही होती है, CNBC। बीवी कहती है खाना खा लो 3:30 के बाद, दूध पी लो 3:30 के बाद, सो लो 3:30 के बाद, शॉपिंग जाएंगे 3:30 के बाद। 3:30 के बाद क्या करते हैं, जो पोजीशन में फंसे होते हैं बेचारे शाम भर उसमें लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज न्यूज और र्यूमर पे चल रही है उनकी कहानी। ये चौथी कैटेगरी। तो यानी कि 99% वो लोग हैं जिनको पता है, वो कहते हैं हमें अपने को कुछ आता नहीं, वो म्यूचुअल करके बेचारे फंसे हुए। और 1% के 99% ये चार कैटेगरी है। और 1% का 1% कैटेगरी में दो लोग आते हैं। एक है मार्केट मेकर जो मार्केट चला रहा है, खुद साक्षात अंबानी, खुद साक्षात अदानी, खुद साक्षात ट्रंप, या बैंक के डेरिवेटिव्स के ट्रेजरी के लोग। क्यों करते हैं? पावरफुल स्टेटमेंट नंबर 5। ये जो डेरिवेटिव्स है होता कहां है? ETC में और OTC। ETC का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर, यानी कि डेरिवेटिव्स करना हो तो कहां जाएं? एक्सचेंज पे जाएं। और वर्ल्ड में डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पे कितना होता है? 10% से कम। अच्छा, यानी वर्ल्ड में जितना डेरिवेटिव्स होता है उसका सिर्फ 10% ही एक्सचेंज पे होता है। हाँ भाई हाँ, चेक कर सकते हो www.bis.org। तो 90% से ज्यादा कहां होता है? ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में कौन करता है? बैंक के एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है। उस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में एक और फर्दर डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट। ये जो डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट है बैंक के ट्रेजरी के अंदर, ये भाई साहब मार्केट मेकर के नेक्स्ट वाला आदमी है जिसको मार्केट समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट मेकर जब पैसे का फ्लो करेगा, क्योंकि पूरा खेल करने के लिए फ्लो तो पैसे का ही चाहिए, और अगर पैसे का फ्लो किए बगैर अगर वो खेल करेगा तो कर ही नहीं पाएगा। तो पैसे का फ्लो कहां से शुरू होगा? बैंक के ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट से ही तो शुरू होगा। यह है पावरफुल स्टेटमेंट नंबर 6। यानी कि इसका मतलब ये, जब तक मैं खुद करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट में नहीं आया था, तब तक मेरे लिए भी मार्केट वैसी ही थी जैसे आपके लिए। रियलिटी तब समझ आई जब हम इस तरफ आए कि भैया मार्केट चलाने वाला कोई और है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं सीनियर पोजीशन से मूव आउट किया आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक के ट्रेजरी डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में रहा, कई साल रहा। 2007 जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट 2014 मान सकते हैं। एंड 40,000 एम्प्लॉइज थे आईसीआईसीआई बैंक में उस दौरान, जिसमें से ट्रेजरी में सिर्फ 100 या 125 बस। आईसीआईसीआई बैंक का जितना प्रॉफिट होता है उसका 50% प्रॉफिट हम 100 या 125 बनाते थे। यानी कि 100-125 लोग आईसीआईसीआई बैंक का 50% प्रॉफिट बनाते थे, तो बाकी 39,800 लोग या 900 लोग क्या करते थे? बाकी 50% बनाते थे। वो कौन है? वही ब्रांच बैंकिंग वाले, कॉर्पोरेट बैंकिंग वाले, कंप्लायंस वाले, लीगल वाले, HR वाले, वगैरह 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 वगैरह। और अगर आपको देखना हो किसी भी बैंक का सच्चाई, आप बैंक के फाइनेंशियल को डाउनलोड करो, आपको शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 में सब कुछ मिल जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज इनकम, डेरिवेटिव्स इनकम, वो सब ही तो अल्टीमेटली प्रॉफिट का 50% होगा। और किसी भी बैंक के डेरिवेटिव्स के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम करने वाले हिंदुस्तान में टोटल 400 के करीब हैं बस, और वर्ल्ड में 4,000 ही हैं बस। और नॉर्मली मुझे नहीं लगता इतने पैसे जो देते हैं बैंक वाले, कोई इतनी हिम्मत रखता होगा कि नौकरी छोड़े। तो इसलिए करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स अगर नहीं आता है तो आपको मार्केट नहीं आती। और मार्केट की रियलिटी, या तो आप करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के डिपार्टमेंट में पहुंच जाओ, या फिर जो करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के डिपार्टमेंट से आया है उससे समझ लो। एंड द बेस्ट पार्ट इज, सोने पे सुहागा, गॉड्स ग्रेस। जब हम करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में गए तभी सब प्राइम क्राइसिस हुआ, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस।
यानी कि एक्सपोजर भी तब लिया जब वर्ल्ड में टॉप भी था और वर्ल्ड में बॉटम भी आया। यानी कि एक तो है डेरिवेटिव्स के डिपार्टमेंट में काम किया, उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस कब लिया। उस जमाने में लिया जब टॉप भी देखा और बॉटम भी देखा। और दूसरा किसके साथ लिया, हिंदुस्तान के टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज, एमएनसी कंपनीज, उनके साथ डील करते हुए लिया। एंड इसीलिए ये एक्सपोजर यूनिक है। और यही एक्सपोजर को इंप्लीमेंट करते हुए बट ऑब्वियस हमने सोचा कि सिर्फ शेयर मार्केट क्यों, पूरे पोर्टफोलियो एजुकेशन में शेयर मार्केट है, बॉन्ड है, रियल एस्टेट है, हर मार्केट को डेरिवेटिव्स हिला रही है। और अगर हमें डेरिवेटिव्स नहीं आता तो रियल एस्टेट में कभी ट्रैप होंगे, कभी म्यूचुअल फंड में ट्रैप होंगे, कभी बॉन्ड में ट्रैप होंगे, कभी शेयर मार्केट में ट्रैप होंगे। और इसीलिए एक तरह से पोर्टफोलियो एजुकेशन का इनिशिएटिव शुरू किया। अब यहां पे मैं 2-3 पॉइंटर्स देने की कोशिश करता हूं बिफोर आई एंड अप। कई लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म, शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म। दोबारा सोचना, 1992 में सेंसेक्स था 5000, 2004 में था 6000, 20% का रिटर्न आया 12 साल। 20% 12 साल का मतलब 1.5% रिटर्न एवरी ईयर। इसका मतलब क्या, उस जमाने में एफडी का रिटर्न कितना था, 12%। कोई बेवकूफ ही होएगा जिसको 12% एफडी में मिल रहा है और वो 1.5% के मार्केट के चक्कर में बैठा हुआ है। इंटेलिजेंट आदमी तो नहीं लगा सकता। हाँ, ये बात अलग है, कुछ आदमियों ने लगा लोगों के भूल गए, जिनको दुनिया भूल गई, क्योंकि उन्होंने उस जमाने में लगाया, अब तक वो शायद होंगे भी नहीं, और अगर होंगे तो मस्त पैसा बनाएगा। मगर दूसरा सवाल आता है, कितना लगाया था, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कितना? भाई अगर तुम्हें इतनी समझ थी कि करण अर्जुन कभी तो आएंगे तो सारा पैसा वहीं लगा देते। मगर आपको इतनी समझ तो थी नहीं, आपने तो ब्लाइंड खेला था, और मार्केट ब्लाइंड नहीं चलती, फिर तो कसिनो चले जाओ। 2004 के बाद से लेके 2008 सेंसेक्स 6000 से 22,500, 350% का रिटर्न। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में पैसा स्विस बैंक से उठा के हिंदुस्तान में लाए गए, दो रूप में। ब्लैक मनी आया साइप्रस के थ्रू, जो रियल एस्टेट में लग गया। व्हाइट मनी आया इक्विटी के थ्रू, पी नोट्स के थ्रू, पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू, जो शेयर मार्केट में लग गया। और इसलिए मार्केट में 2004 से 2008 वाह मस्त मार्केट बढ़ी। हाँ, किसी आदमी ने बिना सोचे समझे भी 2008 से पहले अगर पैसा लगाया होगा, पक्का उसका रिटर्न बना होगा। क्या उसकी समझ के कारण? अरे नहीं, समझ कहां, उसको कहां आता था, कहां पता था। वो तो सिर्फ इंतजार में था, करण अर्जुन आएंगे, आ गए, बच गया। मगर जिस आदमी ने 2008 के बाद लगाना शुरू किया, तो 2008 से लेकर 2019 फिर वही करण अर्जुन की इंतजार में था। 2008 से लेकर 2019 सेंसेक्स 22,500 से 2019 में कितना, 42,000। रिटर्न निकालो कितना, 20,000, 20,000 22,500 के ऊपर कितना, 90%, 80%। कितने साल में? 12 साल में। 12 साल को डिवाइड करो, एफडी के रिटर्न से कम है, 7.5% का रिटर्न आता है। इसका मतलब ये नहीं है मार्केट में नहीं लगाना, मार्केट में लगाना है, मगर लॉन्ग टर्म एक ही जगह नहीं लगाना है, लॉन्ग टर्म मार्केट में लगाना है। यानी कि इसका मतलब ये, लोग कहते हैं स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किसमें? इन द सेम इंस्ट्रूमेंट, इन द सेम इन्वेस्टमेंट क्लास। अरे नहीं बॉस, स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट्स, बट नॉट विद द सेम एसेट क्लास। कीप ऑन चर्निंग, कीप ऑन रोटेटिंग। रियल एस्टेट में भी रोटेट करते रहो। कभी फ्लैट का जमाना था, कभी कमर्शियल का आया, कभी रिटेल बूथ का है, तो आज प्लॉट का है। ऐसे ही शेयर मार्केट में भी चेंज करते रहो। कभी आईटी सेक्टर का जमाना था, कभी ऑटो का आया। कभी आईटी में इंफोसिस का जमाना था, कभी टेक महिंद्रा का आया। ऑटो में कभी मारुति का था, कभी टाटा मोटर्स का आया। बैंकिंग में कभी आईसीआईसीआई बैंक था, कभी एचडीएफसी बैंक का आया। कभी एसबीआई का भी आया, कभी कैनरा का भी आया। यानी कि यू नीड टू चर्न योर इन्वेस्टमेंट क्लास। और अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाए कि दैट यू नीड टू चर्न योर इन्वेस्टमेंट क्लास, तो बट ऑब्वियस है बॉन्ड मार्केट में भी तो चर्न करोगे बॉस। क्योंकि बॉन्ड मार्केट तो यील्ड हिलेगा, तो आपका बॉन्ड नहीं हिलेगा क्या? ये बात अलग है, हमें आज तक यही पढ़ाया गया, अरे जितने पे लगाएगा उतने ही का ही बॉन्ड मिलेगा। कमाल है यार, जितने पे लगाएगा उतने का बॉन्ड तो मिलेगा, मगर बीच में पैसे की खुदा ना खासा जरूरत पड़ जाए तो क्या करेगा? बॉन्ड बेच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यील्ड बढ़ गया तो बॉन्ड की वैल्यू टूट गई। अब सोचो, अगर शेयर मार्केट में ये गलती कर रहे हैं और बॉन्ड मार्केट में ये गलती कर रहे हैं, बिना यील्ड को जाने और बिना शेयर मार्केट को जाने, तो म्यूचुअल फंड में तो घनघोर गलती कर रहे हैं। क्योंकि उसमें तो हम किसी और आदमी के हाथ में दे रहे हैं, ले भैया लूट ले, वो लूट रहा है। ये समझना जरूरी है। और अगर म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड को चर्न करना सीखें खुद अपनी समझ से, जिसको तो मैं कई बार टेक्निकल पैरामीटर्स में बोलता हूँ, शार्प रेशियो, बीटा, अल्फा, बेंचमार्क, बेंचमार्क में गोचियां, और इसमें कई तरह की ज्ञान है, मगर मैं उसके ऊपर ज्ञान पे नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कहां कहां ट्रैप हो रहे हैं। एंड बाय द वे,
कई बार जो कॉर्पोरेट है, यहाँ पे कई सीएक्सओज भी हमारे मित्र, कॉर्पोरेट की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है ना, कॉर्पोरेट में भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, मगर वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है? सिर्फ कैश का मैनेजमेंट, कहां लगाना है पैसा, कहां लगाना है, उसको पता है भैया बॉन्ड मार्केट में लगाना है या किसी म्यूचुअल में लगाना है, बस। वो डेरिवेटिव्स नहीं करता खास, और उसको सिखाया गया है भाई डेरिवेटिव्स मत कर डालियो, लॉस हो जाएगा। अरे सीखा ही नहीं है तो लॉस ही होना है, क्योंकि उसको डेरिवेटिव सिखाएगा कौन? जो सीएफओ है या सीईओ है, विद ड्यू रिगार्ड्स बहुत नॉलेजेबल है, मगर उसको करेंसी इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स नहीं आता। वो बहुत नॉलेजेबल है फाइनेंस में, टैक्सेशन में, ऑडिट में, वगैरह 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 वगैरह, मार्केट नहीं समझ आती बस। और अगर मार्केट नहीं समझ आती तो ट्रेजरी समझ नहीं आएगा, और अगर ट्रेजरी समझ नहीं आएगा, डेरिवेटिव्स वो हमेशा क्या करेगा? फॉरवर्ड ले लो, और ऑप्शन कभी मत लेना, ऑप्शन में हाथ जल जाएंगे। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल मत लेना, हाथ पक्का जल जाएंगे। अरे सीखोगे तो समझ आएगा ना कॉर्पोरेट ट्रेजरी। और इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे तो भाई साहब हमें पता है, अंदर से, अंदर गिरेबान में हमें पता है हमें मार्केट नहीं आती। हम हो सकता है जितने मर्जी इंटेलिजेंट, और आप हो भाई, मेरे को एक चीज आती है, मेरे को थोड़ा ना टैक्सेशन आता है, मेरे को टैक्सेशन आता ही नहीं, ऑडिट मेरे को नहीं आता। आपको कई चीजें आती है, मेरे को नहीं आती है, मेरे को जो आता है मैं तो वो बोल रहा हूं। तो उसमें जब हमें पता होता है कि हमें मार्केट नहीं आती, तो हम क्या करते हैं? हम म्यूचुअल में लगाते हैं, पीएमएस में लगाते हैं, पैसिव, किसी एडवाइजर एजेंट ब्रोकर के थ्रू लगाते हैं। ओए होए होए होए, ये तो और भी परेशानी। कभी चेक कर लो उसको कितना आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या करते हैं? हमें किसी ने ज्ञान दिया हुआ है, कोई हमारा दोस्त है जो फंडामेंटल एनालिस्ट है, वही वाली कैटेगरी वाला, वो जो 1% है ना, 99% के बाद जो 1% का 99% था, उसमें चार लोग थे, एक कौन था? फंडामेंटल एनालिस्ट। वो हमारा दोस्त यार भी हो सकता है। वो हमें ज्ञान दे रहा होगा, यार मैं तो रिलायंस में लगाया था, बड़ा पैसा बना, मैंने टाटा मोटर्स में लगाया, मैं राइट टाइम पे निकल गया। हमें लगता है शायद वो पता नहीं कितना पैसा बना रहा है, हम उससे एडवाइस लेते हैं, भाई मेरे को भी ज्ञान दे दे। नहीं चलेगा, वो खुद भी लूट रहा होगा। अंगूर खट्टे आपको नहीं बता रहा। किसी की जब नौकरी छूट जाती है, वो कभी किसी को नहीं बताता मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया, वो कहता मैंने नौकरी को लात मार दी। ऐसी वो भी मार्केट में नहीं बना रहा होगा, बस ज्ञान पूरा दे रहा होगा। कभी उसका कहो ऐसा कर, जब तू रिलायंस खरीदा मेरे को साथ के साथ बताइयो खरीदने पे, और साथ के साथ ही बताइयो निकलने पे, तो मजा आएगा। मगर वो साथ के साथ नहीं बताएगा, वो कभी 3-4 दिन क्या बताएगा, ओ यार मैंने रिलायंस खरीदा था, बड़े रिटर्न बना लिए। अच्छा यार, मेरे को बताया नहीं, अगली बार बताओ। और फिर तीसरी गलती हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या करते हैं? मार्केट में लगाने के बाद सीखेंगे। अरे लगाने के बाद कहां सीखोगे? लगाने के बाद तो लाल लाल दिखेगा पूरा, सीखने का तो भाई साहब हिसाब ही नहीं होएगा। फिर उसको एवरेज करोगे लाल को कम करने के। अगर आपको ये समझ आ जाए कि हर वो आदमी जो कॉमन मैन जो कर रहा है वो यूनिक नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा कि जब वो यूनिक ही नहीं है तो पक्का फंसेगा। चाहे वो टेक्निकल चार्ट का आरएसआई हो, बुलिंगर हो, हेड एंड शोल्डर हो, डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो, आरएसआई 80-20 की जगह कई ट्रेनर क्या करेंगे 70-30 कर देंगे, देखा ये मेरी यूनिकनेस है। अरे बकवास, चलेगा ही नहीं। जब आपके पास यूनिकनेस नहीं है और उस ट्रेनर के पास यूनिकनेस नहीं है, तो मार्केट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। एंड ये हमें समझना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप मार्केट को खुली आंखों से, मार्केट में होने से पहले नहीं देख सकते कि मार्केट में क्या होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप मार्केट में खुली आंखों से, मार्केट में होने से पहले, आई रिपीट माई वर्ड, मार्केट में होने से पहले अगर आप नहीं देख पाएंगे कि मार्केट में क्या होगा, तो आप ब्लाइंड खेल रहे हैं। और अगर ब्लाइंड खेलेंगे तो मार्केट आपको मस्त ब्लाइंड करेगी। हम सबको मार्केट और इकोनॉमिक हैपनिंग्स इन एडवांस पता होने चाहिए, नॉट पोस्टमार्टम। मार्केट भी और इकोनॉमिक हैपनिंग्स भी पहले से पता हो कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है पहले पता होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, ब्रोकर हैं, एजेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, आपको तो पक्का पता होना चाहिए, आप तो किसी और का पैसा मैनेज कर रहे हैं। अगर हमें इकोनॉमिक की हैपनिंग्स ही ना पता हो कि क्या होगी या मार्केट में क्या होगा, तो हम क्या एडवाइस करेंगे? आई एम सॉरी टू से, हम एक तरह से क्लाइंट का पैसा बर्बाद करें। अगर हम सीएक्सओज हैं, टॉप इंडस्ट्री के सीएक्सओज, आई एम अज्यूमिंग हम टॉप इंडस्ट्री के सीएक्सओज हैं, हमने मस्त पैसा कमाया है, मस्त पैसा कमाया है, और हमें पता है कि आने वाले समय में नौकरी ज्यादा देर तक रहेगी नहीं, तो इस पैसे को मैनेज करना खुद सीखिए। और अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो पैसे का पोस्टमार्टम हो जाएगा।
और अगर हम सीएक्सओज नहीं है, अगर अभी हमारा जुम्मा जुम्मा करियर पाथ शुरू हुआ है, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं हम, तो आज ही सीखिए। क्योंकि अगर हम आज नहीं सीखेंगे तो जब तक हम सोचेंगे कि रिटायर जब होंगे तब देखेंगे, तो अगले 5-10 साल में बहुत उथल पुथल होनी है, पता लगा नौकरी नहीं रहनी। और अगर हम प्रोफेशनल्स हैं, सीए हैं, सीएस हैं, लॉयर हैं, तो भी सीखें। क्यों? क्योंकि सीए में जो काम करते थे उसमें फीस नहीं आ रही, टैक्सेशन ऑनलाइन हो रहा है। सीएस में कंप्लायंस का काम नहीं आ रहा है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में भाई साहब जो काम था वो नॉर्मली सीए या कोई और कैटेगरी ले रहा है। तो क्या करेंगे? डाइवर्सिफाई करेंगे, कुछ और सीखना पड़ेगा। बिजनेस ओनर्स, हम बिजनेसेस मैनेज कर रहे हैं, बिजनेसेस में पैसा कमाते हैं उसको कहां लगाएंगे? वो तो सीखा ही नहीं कभी। इतनी मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने में, तो पैसा लगाने के लिए कोई मेहनत नहीं कमा रहे। और हम सब की वाइफ जो हाउस वाइफ हो सकता है, किचन में बस, किचन या किटी पार्टी, बाहर निकालो उनको, साथ में बिठाओ, सिखाओ उनको इकोनॉमी में क्या होने वाला है और मार्केट में क्या होने वाला है। और बच्चे जो यंग जनरेशन है, उनको तो डे वन से समझ आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में और इकोनॉमी में जो होने वाला हो, और अगर उनको समझ हो, वो अपने करियर पाथ को अपनी खुली आंखों से देख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन से एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लैरिटी ये हुई होगी कि करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में अगर किसी आदमी ने एक्सपोजर लिया है और वो अगर आपको समझा रहा है, तो आपको ऑथेंटिकली मार्केट समझ आएगी जिसके मैंने रीजनिंग की है। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर आप ऐसा नहीं समझ रहे हैं, तो रब ही राखा है। मैं इन द मीनवाइल एक लिंक भेज रहा हूं अपने प्रोफाइल का। मैं अज्यूम करूंगा कि आप मेरा प्रोफाइल एक बार देख लेना। वो एक तरह से मेरे लिए ब्लेसिंग्स होंगी, क्योंकि कई ऐसी चीजें जो मेरे को नहीं आती होंगी, आपको आती। दूसरा, इवेंट एंड टाइम एनालिसिस, जो कि मेरी एक मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में कि मार्केट में क्या होने वाला है, इकोनॉमी में क्या होने वाला है, जो कि मैं पहले बताने की कोशिश करता हूं। और आप देखना चेकलिस्ट बना के कि जो जो बताया क्या वो आने वाले समय में हुआ या नहीं हुआ, मैं उसकी भी चेकलिस्ट भेज रहा हूं। उस पूरी प्लेलिस्ट को आप जरूर सुनना, देखना, प्लेलिस्ट बनाना, चेकलिस्ट बनाना। तीसरा, कुछ मिथ्स और कुछ गलतियां हमारे दिमाग में डाली गई आज तक, जो कि हम करते आए हैं और करते रहेंगे, उसकी भी एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको भी देख लें। थैंक यू वेरी मच है। नमस्कार है। जय हिंद है।